गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 9th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। और इससे पहले वाली लेक्चर की क्लास के अंदर हमने सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क के बारे में पढ़ा था, जो कि एलिमेंट्स होते हैं रिस्क के। इस लेक्चर के अंदर हम मेजरमेंट पढ़ेंगे रिस्क के, कि कौन कौन से मेजरमेंट होते हैं रिस्क के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ टेक्निक्स हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द इकोनॉमिस्ट टू डील विद द रिस्क इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कि जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने डील की है रिस्क को हैंडल करने के लिए नंबर ऑफ़ टेक्निक्स का यूज़ करके, और सजेस्ट किया है कि हम किसी भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर उन टेक्निक्स का यूज़ करके रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो सम ऑफ द पॉपुलर टेक्निक यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर एज फॉलोज। तो नंबर 1 है हमारी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट मेथड, कि हम डिस्काउंटेड रेट मेथड के थ्रू हम रिस्क को एडजस्ट कर सकते हैं। दिस मेथड कॉल्स फॉर एडजस्टिंग द डिस्काउंट रेट टू रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट। द रिस्क adjusted discount rate is based on the presumption that investor expect a higher rate of return on risky projects as compared to less risky project। इस मेथड के अंदर हम जो डिस्काउंट रेट है उसको एडजस्ट करते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करती है हमारे रिस्क की डिग्री को किसी प्रोजेक्ट के अंदर, और हम रिस्क को एडजस्ट करते हैं उसकी डिस्काउंट रेट से, जो कि बेस होती है उसकी प्रिजम्पशन से, जो कि कोई इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि हायर रेट ऑफ रिटर्न उसको मिले इस रिस्की प्रोजेक्ट से, जो कि कंपेयर करता है वो अपने लेस रिस्की प्रोजेक्ट से। दैट रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्क फ्री रेट्स एंड रिस्क प्रीमियम रेट। इसके अंदर हम जो रेट रिक्वायर करते हैं उनका डिटर्मिनेशन करते हैं हम रिस्क फ्री रेट का और रिस्क प्रीमियम रेट का। रिस्क फ्री रेट क्या है? रिस्क फ्री रेट इज़ द रेट एट विच द फ्यूचर कैश फ्लो शुड बी डिस्काउंटेड। रिस्क फ्री रेट वो रेट हैं जो कि फ्यूचर हमारे जो कैश इनफ्लोज आएंगे उसके अंदर जो डिस्काउंटेड होती हैं वो उस पर बेस होती है। रिस्क प्रीमियम रेट इज़ द एक्स्ट्रा रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर ओवर द नॉर्मल रेट। रिस्क प्रीमियम रेट वो प्रीमियम रेट है जो कि कोई इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड करता है कि वो जो रिटर्न सोच रहा है उससे उसको एक्स्ट्रा मिलेगा उसकी नॉर्मल रेट से। तो द एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज़ अ कंपोजिट डिस्काउंट रेट, इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ टाइम एंड रिस्क फैक्टर। तो जो एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है वो एक कंपोजिट है डिस्काउंट रेट का, और इसके अंदर हम उसको टाइम और रिस्क फैक्टर के अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। सेकंड है हमारी द सर्टेनिटी ऑफ इक्विवेलेंट अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द एस्टिमेटेड कैश फ्लोज आर रिड्यूस्ड टू अ conservative level by applying a correction factor termed as the certainty equivalent coefficient. The correction factor is the ratio of riskless cash flow to the risky cash flow. अब इस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग एस्टिमेट करते हैं कैश फ्लोज का और रिड्यूस करते हैं उसके कंजर्वेटिव लेवल से, जिसके अंदर हम कुछ करेक्शन फैक्टर्स को अप्लाई करते हैं जो कि टर्म्ड होते हैं हमारे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट से। इसके अंदर हम करेक्शन करते हैं उन फैक्टर्स का जो कि उसके रिगार्डिंग जो भी रेशियोज होते हैं रिस्कलेस कैश फ्लो के, उनको रिस्की कैश फ्लो से उसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट विच रिफ्लेक्ट्स द मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड द रिस्क इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट इक्वल्स टू रिस्कलेस कैश फ्लो अपॉन रिस्की कैश फ्लो। अगर हम सर्टेनिटी फाइंड आउट करें किसी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट की जो कि मैनेजमेंट के एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके टुवर्ड्स में हम जो रिस्क की सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं, कोएफिशिएंट उसका फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे करते हैं? जो रिस्कलेस कैश फ्लो है उसको हम डिवाइड करते हैं हमारे रिस्की कैश फ्लो से, तो जो उसका रेशियो आएगा वो हमारा क्या होगा? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट होएगा किसी रिस्क का। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है सेंसिटिविटी एनालिसिस। द फ्यूचर इज़ नॉट सर्टेन एंड इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी एंड द रिस्क। द कॉस्ट एंड बेनिफिट प्रोजेक्टेड ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट में turn out to be different. The deviation has an important bearing on the selection of a project. If the project can stand the test of change in the future affecting cost and benefits, the project would qualify for selection. The technique to find out this stand to the project is covered under the sensitivity analysis of the project. This analysis tries to avoid overestimation or underestimation of the cost and benefits of the project. In sensitivity analysis, we try to find out the critical elements which have a vital bearing on the cost or benefits of the project. In an investment decision, one has to consider as many elements of uncertainty as possible on cost or benefit sides, and then arrive at critical elements which affect the expected cost or benefits of the project. Sensitivity analysis is a simulation technique in which
key variables are changes and the resulting change in the rate of return is observed. Some of the key variables are cost, price, product life, market share, etc. अगर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में बात करें तो जो फ्यूचर है हमें पता होता है कि वो सर्टेन नहीं है, उसके अंदर कुछ अनसर्टेनिटी या रिस्क इन्वॉल्व है जो कि हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट और बेनिफिट को प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। तो इसके डेविएशन के रिगार्डिंग हम एक जो प्रोजेक्ट है उसका सिलेक्शन करते हैं, उसको बियर करते हैं। अगर हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर स्टैंड हैं और हम ये देख रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर कुछ चेंजेस होने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उससे जो भी हमारी कॉस्ट और बेनिफिट्स अफेक्ट होंगी किसी प्रोजेक्ट के अंदर, उसको हम क्वालिफाई करते हैं और उनका सिलेक्शन करते हैं। इस टेक्निक के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं हमारी स्ट्रेंथ को और उससे हम प्रोजेक्ट को कवर करते हैं किसके थ्रू, सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू उस प्रोजेक्ट के अंदर। ये एनालिसिस हमें ट्राई करते हैं कि हम एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन किसी कॉस्ट और बेनिफिट का प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उनको अवॉइड करें। जो सेंसिटिविटी एनालिसिस होती है उसके अंदर हम क्रिटिकल एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं और ट्राई करते हैं कि हमारे जो भी कॉस्ट और बेनिफिट्स है किसी प्रोजेक्ट को वो हम बियर कर सकें। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रिगार्डिंग हम कंसिडर कर रहे हैं इन एलिमेंट्स को जो कि अनसर्टेनिटी या जो भी हमारे पॉसिबल कॉस्ट और बेनिफिट साइड हैं वो पूरे हो सकें, और इससे हम जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं इनके रिगार्डिंग हम उनको अराइव कर सकें और जो भी हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है या बेनिफिट्स हैं प्रोजेक्ट की वो इफ़ेक्ट हो सके। सेंसिटिविटी एनालिसिस एक सिमुलेशन टेक्निक है जिसके अंदर की वेरिएबल्स के चेंजेस होने से उसके रिजल्ट में चेंजेस होते हैं और रेट ऑफ रिटर्न ऑब्जर्व की जाती है। और जो ये की वेरिएबल्स होते हैं ये हमारी कॉस्ट होती है, प्राइस होती है, या प्रोजेक्ट की लाइफ होती है, मार्केट शेयर हो सकते हैं। यूजुअली दिस एनालिसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो अंडर द एजम्पशन। अगर हम इस सेंसिटिविटी एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं तो हमें कैश इन फ्लो के अंडर कुछ एजम्पशंस दिखते हैं। तो वो कैसे कौन से हो सकते हैं? पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और ऑप्टिमिस्टिक। It explains how sensitive the cash flow are under these three different situations. If the difference is large between the optimistic and pessimistic cash flow, the more risky in the project. हम जब किसी कैश इनफ्लो की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं और उसके रिगार्डिंग हम एनालाइज करते हैं तो हमारे पास कुछ एजम्पशन आते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज़ का एजम्पशन को फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको 3 बेसिस पे करते हैं। एक तो होता है पेसिमिस्टिक, और दूसरा होता है मोस्ट लाइकली, और तीसरा होता है ऑप्टिमिस्टिक। तो जब हम सेंसिटिव किसी कैश इनफ्लो की फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको 3 डिफरेंट सिचुएशन पे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो डिफरेंस है वो लार्जर है किसका, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक कैश इनफ्लो का, तो वो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। इसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं, जो फोर्थ जो टेक्निक है वो है हमारी प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्रोच। येट अनदर मेथड फॉर डीलिंग विद द रिस्क इज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ फॉर अ रिजल्ट। ईच वैल्यू ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव रिजल्ट इज असाइन्ड अ प्रोबेबिलिटी। हियर वन हैज़ टू सी अ रेंज ऑफ पॉसिबल कैश फ्लोज फ्रॉम द मोर ऑप्टिमिस्टिक टू द मोस्ट pessimistic for each pertinent year. Probability means the likelihood of happening an event. It may be objective or subjective, and objective probability is based on the large number of observations under independent and identical condition repeated over a period of time. A subjective probability is based on the personal judgment. In capital budgeting decision, the probabilities are of a subjective, this since they are based on a single event. अगर हम नेक्स्ट टेक्निक की बात करें तो वो है हमारी प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्रोच। इस मेथड के अंदर हम रिस्क से डील करते हैं और एस्टिमेट करते हैं हमारे रिजल्ट्स को, उनकी वैल्यू को। हमें ईच वैल्यू के रिगार्डिंग हमें एक प्रोस्पेक्टिव रिजल्ट को असाइन करना होता है जो कि हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू करते हैं। और इसके अंदर हम जो भी पॉसिबिलिटी है किसी कैश इनफ्लो के अंदर उसकी रेंज को डिसाइड करते हैं, और जो कि हम उसको डिसाइड करते हैं उसके मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक और मोस्ट पेसिमिस्टिक कंडीशन से, जो कि एक किसी पर्टिनेंट ईयर के अंदर किया जाता है। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसी लाइक्लीहुड के हैपनिंग के रिगार्डिंग होती है कि उस इवेंट के अंदर कितनी जो लाइक्लीहुड है वो हैपन हो रही है। तो हम बात करें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, सब्जेक्टिव भी हो सकती है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये बेस्ड होती है लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जिसके अंडर
हम इंडिपेंडेंट और जो भी आइडेंटिकल कंडीशन हैं उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में रिपीटेड करते हैं। और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो बेस होती है वो पर्सनल जजमेंट पे बेस होती है। देखते हैं हम कि जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप की निकालते हैं, और वो सारी जो बेस होती है वो सिंगल इवेंट पे बेस होती है। अगर हम प्रोसेस की बात करें इन असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज़ की, तो वो इस तरीके से होगा हमारे पास कि लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज़। इट इज़ सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स एंड दे आर लिस्ट ऑफ इवेंट्स कलेक्टिवली एक्सपेंसिव, events must be mutually exclusive और the numerical probability must add up to 1। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द डिसीजन मेकर प्ले अ क्रिटिकल रोल इन अ प्रैक्टिस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम विच मे टर्न आउट टू बी इम्प्रेसिव और बियस्ड। देयर इज नो प्रिसाइज वे टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। द लिमिटेशन इज ओवरकम बाय द एडॉप्शन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच। The standard deviation is defined as the square root of the mean of the square deviation of the all terms from the mean, and it is usual to denote it by the small Greek sigma. In the case of capital budgeting, this measure is used to compare the variability of the possible cash flows of different projects from their respective mean or expected values। अगर हम सेकंड जो बात करें टेक्निक की, वो है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन, और सब लोग आप लोग इससे अवेयर हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। अगर हम सब्जेक्टिव जजमेंट की बात करें डिसीजन मेकर्स के थ्रू, तो हम एक क्रिटिकल रोल उसके अंदर प्रैक्टिस के अंदर प्ले करते हैं, जिसके अंदर हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिसॉल्व करते हैं, और हम उसके जितने भी बियस्ड और इम्प्रेसिव हैं उनको टर्न आउट करते हैं। और ये एक वे होता है जिसके अंदर हम जो नॉन प्रेसिसिव है उनको फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ के थ्रू और डिफरेंट आउटकम्स के थ्रू। जो भी लिमिटेशन होती हैं इसके अंदर उनको ओवरकम करते हैं, किसके थ्रू कि हम उसको स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच के थ्रू अडॉप्ट करके इन लिमिटेशन के अंदर ओवरकम कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मीन की स्क्वायर रूट से फाइंड आउट होता है, और जो भी जो स्क्वायर होता है उस मीन का, उसके से हम डेविएशन का पता लगा सकते हैं, और उसके जितने भी आइटम्स है मीन के थ्रू से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। जो डेविएशन होता है उसको हम स्मॉल ग्रीक सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर हम कैपिटल बजटिंग के केस में बात करें तो ये जो मेजर्स होते हैं जिसके अंदर हम वेरिएबिलिटी है जो पॉसिबल कैश इनफ्लो की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, उसको हम कंपेयर करते हैं। तो ये सब हम किससे कंपेयर करते हैं, उसके रेस्पेक्टिव मीन से या एक्सपेक्टेड वैल्यू से। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। Therefore, absolute measure must be reduced to a form which is a free from the original unit of measurement. This can be done by the expressing it in relation to the average from which the variation is measured. This measure of relative variation is obtained by dividing the absolute measure by that average at is called a coefficient of variation. The coefficient of variation can be calculated as follows. Coefficient of variation is equal to standard deviation upon expected cash inflow या mean। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है हमारी है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इससे भी आप लोग अवेयर हैं, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देते हैं फिर उसके बाद हम कोफिशिएंट निकालते हैं उसका, तो उसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। जो स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन है वो एक्सप्रेस होता है यूनिट्स के अंदर, और उसके ओरिजिनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं। जो एब्सोल्यूट मेजर होता है वो रिड्यूस करता है, वो मस्ट भी रिड्यूस होता है एक फॉर्म के अंदर जो कि फ्री होता है ओरिजिनल यूनिट से, जो कि किसी मेजरमेंट के थ्रू हमें मिलता है। ये हमें डन करना होता है किसी एक रिलेशंस के थ्रू, जिसके अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं हमारे एवरेज फॉर्म को, जो कि वेरिएशन के अंदर हम मेजर करते हैं। इस मेजर के अंदर हम जो भी हमारे रिलेटिव वेरिएशन है उनको ऑब्टेन करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं हमारे एब्सोल्यूट मेजर से, और बाद में हम उसका एवरेज निकालते हैं जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसको कैलकुलेट करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन को जब हम एक्सपेक्टेड मीन या एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो फाइंड आउट होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है डिसीजन ट्री एनालिसिस। द डिसीजन ट्री एनालिसिस अनदर टेक्निक विच इज हेल्पफुल फॉर ट्रैकिंग रिस्की कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। डिसीजन ट्री इज अ ग्राफिक display of various decision alternative and the sequence of events as if they were branches of a tree. In constructing a tree diagram, it is conventional to use the symbol of box
to indicate the decision point, and 0 and O to denote the situation of uncertainty or event. Branches coming out of a decision point are nothing but a representation of immediate mutually exclusive alternative options open to the decision maker. Branches emanating from the event point 0 represent all possible situations. These events are not fully under the control of the decision maker and may represent some other factors. The basic advantage of the tree diagram is that another act subsequent to the happening of each event may also be represented. The resulting payoff for each act event combination may be indicated in the tree diagram and the outer end of the each branch. अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट टेक्निक है और जो हमारी लास्ट टेक्निक है वो है डिसीजन ट्री एनालिसिस। डिसीजन ट्री एनालिसिस के थ्रू ये हमारी एक अदर टेक्निक है जो कि हेल्पफुल होती है हमें जो भी हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उनके रिस्क को ट्रैक करने के लिए। जो डिसीजन ट्री है एक ग्राफिक डिस्प्ले होता है जिसके अंदर हम जितने भी हमारे डिसीजंस होते हैं, अल्टरनेटिव डिसीजंस होते हैं, उनको हम डिस्प्ले करते हैं एक इवेंट्स के सीक्वेंस के रूप में और वो हमारे ट्री की ब्रांचेस को बताती हैं। जब हम एक ट्री डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। जब हम बॉक्स का इंडिकेशन देते हैं तो वो हमारे डिसीजन पॉइंट को बताती है। जब हम ओ को डिनोट करते हैं तो वो हमारी अनसर्टेनिटी और इवेंट को या सिचुएशन को डिनोट करती है। और जो ब्रांचेस होती हैं ट्री की वो डिसीजन पॉइंट को बताती हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अल्टरनेटिव ऑप्शंस को जो डिसीजन मेकर ओपन करता है। जो ब्रांचेस हैं वो इमिनेट करती हैं इवेंट पॉइंट को जो कि ओ रिप्रेजेंट करता है उन पॉसिबल सिचुएशंस को। और ये जितने भी इवेंट्स होते हैं ये फुली कंट्रोल नहीं होते डिसीजन मेकर के द्वारा और उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं सम अदर फैक्टर्स को। और ये एक बेसिक एडवांटेज है ट्री डायग्राम का कि हम इस अनदर एक्ट के थ्रू हम एक जो भी हमारे ईच इवेंट जो हैपन हो रहे हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकें। और इसके रिजल्ट में हम ये देखते हैं कि जो पे ऑफ होता है हर इवेंट का वो उनको उनके कॉम्बिनेशन के थ्रू हम इंडिकेट करते हैं ट्री डायग्राम के अंदर जो कि आउटर जो कि उसके आउटर को या उसके ब्रांच को एंड बताती है। अब इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि डिसीजन ट्री का किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसीजन ट्री रिक्वायर्स डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव, ग्राफिंग द डिसीजन ट्री, फोरकास्टिंग कैश फ्लो एंड इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स। जो कंस्ट्रक्शन है डिसीजन ट्री के उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि हम प्रपोजल को डिफाइन करें, हमारे अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करें, हम ग्राफ करें डिसीजन ट्री को, उससे हम कैश इन फ्लोज को फोरकास्ट करें और रिजल्ट्स को इवेल्युएट करें। दिस प्रोसेस कैन बी अंडरटेकन इन द फॉलोइंग वे। द फर्स्ट स्टेप इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिसीजन ट्री इन द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल। इट मीन्स व्हाट इज़ द एग्जैक्टली रिक्वायर्ड अंडर द प्रपोजल। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम डिसीजन ट्री के रिगार्डिंग जो भी प्रपोजल है उनको डिफाइन करते हैं और इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी प्रपोजल के अंदर जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। जो सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है कि डिसीजन ट्री इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव। ईच प्रपोजल विल हैव एटलीस्ट 2 अल्टरनेटिव, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इन सम केसेस देयर आर मे बी मोर देन 2 अल्टरनेटिव्स टू। सेकंड स्टेप के अंदर हम जो डिसीजन ट्री के जो भी अल्टरनेटिव्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हर एक प्रपोजल होता है उसके अंदर 2 अल्टरनेटिव होते हैं, या तो हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। लेकिन कुछ केसेस के अंदर 2 अल्टरनेटिव्स के ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली 2 तरीके ही अल्टरनेटिव होते हैं। एक होता है कि हम प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें और दूसरे उसको रिजेक्ट कर दें। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है ग्राफिंग डिसीजन ट्री। फिर हम ग्राफ के थ्रू डिसीजन ट्री बनाते हैं और डिसीजन ट्री इज़ ए ग्राफिकल मेथड जिसके अंदर हम जो भी डिसीजन मेकर है वो उनको हेल्प करता है, उनको विजुअल करता है कि वो जो भी अल्टरनेटिव जो भी आउटकम्स हैं उसके रिगार्डिंग डिसीजन बना सकें। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक डिसीजन है, तो जैसे कि आप बॉक्स के अंदर देख रहे होंगे D1, D2, D3 है ना। तो ये सारे हमारे क्या हैं डिसीजंस हैं और आपने देख रहे होंगे जो हमारे 0 हमने मतलब कि एक सर्कल बना रखा है और उसको डिनोट कर रखा है वो हमारे डिसीजन पॉइंट्स हैं, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग हमने जो हमारी जो एरोज़ हैं वो हमारे क्या बता रही है, हमारे उन पर्टिकुलर इवेंट्स को बता रही है जो हम उस पर्टिकुलर डिसीजन के अंदर ले रहे हैं। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है वो फोरकास्टिंग होता है कैश इन फ्लो का। उसके अंदर हम कैश इन फ्लो को फोरकास्ट करते हैं ईच डिसीजन से जो हम ब्रांच के अंदर डालते हैं डिसीजन ट्री के अंदर।
और जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो कि हमने असाइन की हैं हर एक कैश इनफ्लो के अंदर, उन प्रोबेबिलिटीज़ को हम ईच इवेंट के अंदर डिफरेंट करते हैं। जो फिफ्थ स्टेप है उसके अंदर हम डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं और रिजल्ट्स को इवैल्यूएशन करते हैं, और इस इवैल्यूएशन के बेस पे मैनेजर अपने एक्सपीरियंस और कंसल्टेशन के बिहा पे कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो भी उसके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में वो इवैल्यूएशन करता है, और इसके बेसिस पे जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है हर डिसीजन की उनका ओवरकम लेता है और उन रिजल्ट के बेसिस पे वो एनालाइज करता है, और फर्म जो भी उनके प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव्स हैं उनको चूज़ करती है, और उसके रिगार्डिंग वो आगे फर्दर अपने प्रोसेस के अंदर वो चीज़ डालती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो भी मेजरमेंट्स हैं रिस्क के उनको हमने पढ़ा, उसके अंदर हमने 7 पॉइंट्स को कवर किया। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।